हेलो ब्रो। ये बंगाल के इलेक्शन का क्या अपडेट है? और सबसे बड़ी बात, इसमें ओवैसी फैक्टर आज इतना चर्चे में क्यों है? पूरे देश में यही चर्चा हो रही है। एसआईआर को लेकर के ममता दीदी का जो एक रोल था, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट आने का अभियान था, वो भी तुम्हारे सामने है। एसआईआर लागू नहीं करना है, इसके लिए वो कैसे अपने एम्प्लॉय को धमका रही हैं, ये भी सब लोग देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कैसे एसआईआर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बंगाल और उड़ीसा के अधिकारियों को भी बंगाल में नियुक्त कर रहा है। कितने हजार फर्जी वोटर कार्ड पकड़े गए, कितने लाख क्या हुआ, वो सब चीजें सामने। बट इसमें एक नया फैक्टर आ गया है, वो है ओवैसी फैक्टर। ओवैसी फैक्टर बंगाल के चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभावशाली रूप से सामने आ रहा है। कितने लाख और करोड़ लोगों ने ओवैसी की पार्टी की सदस्यता ली है, एक पहली बात तो ये। दूसरा, खुद बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक अब अपना स्वतंत्र एक पार्टी और उम्मीदवार के बैनर तले चुनाव में सहभागिता दर्ज करा रहा है। तो कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव में जो 30% वोटर जो बताए जा रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक है, वो इफेक्टेड हो रहा है। अगर वो इफेक्टेड हुआ तो इलेक्शन चौंकाने वाले रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। रियली ब्रो, ओवैसी फैक्टर इतना प्रभावशाली है? थोड़ा और बताओ। बात ओवैसी फैक्टर की नहीं है, बात है मुस्लिम वोटिंग की मेंटेलिटी के चेंज होने का। 90 के दशक के बाद से देखो तो जितनी भी मुस्लिम वोट बैंक है, ओरिजिनल पार्टियों को गहराई से अपने आप को मतलब जुड़ा, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में आरजेडी हो, या बंगाल में टीएमसी, या फिर इसके पहले कम्युनिस्ट पार्टियां हो। 90 के दशक के पहले मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की मोनोपोली होती थी, लेकिन 90 के दशक के बाद से बिखराव हुआ। रीजनल पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम समूह से गहराई से जुड़ा। अब थोड़ा सा इधर चेंज आ रहा है। खुद रीजनल पार्टियां मुस्लिम इशू से थोड़ा दूर भाग रही हैं और खुद मुस्लिम लीडर्स अपनी पार्टी खुद बना रहे हैं और खुद अपने कैंडिडेट को खड़ा करके एक तरीके से पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण का भी काम कर रहे हैं। जब से ओवैसी फैक्टर प्रभावशाली हुआ है, 2014 के बाद से ही है, तब से रीजनल वोट बैंक में मुस्लिम फैक्टर डाइवर्ट हो रहा है। बिहार के चुनाव में हम देख चुके हैं, बंगाल के चुनाव में ये कैसे प्रभावशाली हो रहा है। एक इंडियन सेकुलर फ्रंट नामक पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन भी शुरू हो रहा है। कितने लाख लोगों ने ओवैसी की पार्टी की सदस्यता ली, वो भी सामने है। तो अभी तक बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पर या तो कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार रहता था या फिर अभी ममता दीदी की पार्टी का। लेकिन अब इस चुनाव में समीकरण बदलते जा रहे हैं। ओवैसी की सक्रियता से पूरे मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण होने की एक नए सिरे से संभावना बनती जा रही है। इसलिए बंगाल के इलेक्शन में ओवैसी फैक्टर नामक एक नया टॉपिक डिस्प्यूट या डिबेट का इशू बन चुका है। इट मींस ब्रो, मुस्लिम वोटिंग रियलिटी चेंज हो रही है। हाँ, बिल्कुल चेंज हो रही है। 2014 के बाद से केंद्र में जो सरकार की राजनीतिक मनोदशा बदली है और जो परिवर्तनों का माहौल 11 सालों में आया है, उसे कुछ खास रिजल्ट निकले हैं। क्या सेकुलरिज्म नामक वर्ड खत्म हो चुका है? अभी तक चुनाव के पहले ये चादर चढ़ाना, टोपी पहनना, इफ्तार पार्टियां का जो आयोजन इंदिरा गांधी के टाइम ड्यूरेशन से शुरू हुआ, लगभग वो खत्म हो चुका है। मुस्लिम इश्यूज भी धीरे से बदल चुका है। 90 के दशक के बाद से जो कांग्रेस का वोट बैंक छिटका, इसी वोट बैंक को पाने के लिए कांग्रेस ने सच्चर कमेटी भी बनाई या दंगा नियंत्रण वाहन जैसे कुछ कानून, दंगा नियंत्रण कानून जैसे 2010 में कानून भी बनाए। तो थोड़ा सा कांग्रेस के पास वोट बैंक वापस आया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये चीजें दिखाई दी, बिहार में भी दिखाई दिया। लेकिन अभी भी चुनाव में रीजनल पार्टियों का मुस्लिम वोट बैंक के साथ गठबंधन बहुत गहरे तरीके से। लेकिन 2014 के बाद से जो माहौल बदला है और हिंदू मुस्लिम समस्याएं या मुस्लिम राजनीति के बारे में जो कुछ भी कंक्लूजन सामने आए हैं, उससे इस देश की मनोदशा पूर्णतः बदल चुकी है। कई मुस्लिम नेताओं ने खुल के बोला है, अब न हमें मंच पर बुलाया जाता है, न अब हमसे जुड़ी हुई बातों को उठाया जाता है। हम एक बहिष्कृत होकर के दरी बिछाने वाले हो गए। बिहार के चुनाव में ये रिजल्ट दिखा, जब 4% वोट बैंक का दावा करने वाले डिप्टी सीएम बने, सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी। लेकिन मुस्लिम समूह एकदम चुप्पी साधे हुए दरकिनार होकर के बहिष्कृत रूप में सामने रहा। आसाम में भी यही दिखाई दे रहा है, बंगाल में भी यही दिखाई दे रहा है। लेकिन बंगाल की स्थिति इसलिए थोड़ी सी अलग है क्योंकि यहाँ पर खुद एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है जो चुनाव में भागीदारी करने के लिए तत्परता से खड़ी है और उसका ओवैसी के साथ गठबंधन होता जा रहा है। तो मुस्लिम वोट बैंक अपनी खुद की पार्टी बना रही है, खुद के कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं और एक ये प्रेशर ग्रुप के रूप में क्रिएट हो रहे हैं, जिससे डर
रीजनल पार्टी को भी है, डर सेकुलर के चादर ओढ़े सारी राजनीतिक दल को है, डर कांग्रेस को भी है। और आनंद आ रहा है किसे? जिसको मुस्लिम वोट बैंक की चिंता नहीं, वो बैठ के मुस्कुरा रहे। ब्रो, इस मुस्लिम वोट बैंक या ओवैसी फैक्टर का कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है? थोड़ा बताओ। कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन पिछले 200 साल की भारत की राजनीति को देखोगे तो कुछ न कुछ कनेक्शन आपको नजर आएगा। 1857 के बाद से मुस्लिम वोट बैंक एक ग्रुप के रूप में उभर के आ रहा है। मुस्लिम लीग या फिर कई अन्य संस्थाएं बनी, जैसे बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी बनी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी बनी, और मुस्लिम लीग एक प्रेशर ग्रुप में थी। लेकिन धीरे धीरे समय और परिस्थितियां बदलने लगी, खासकर 1939 के बाद, जब अल्लामा इकबाल एक पाकिस्तान की या मुस्लिम देश की मांग कर रहे हैं, या एक नए पाकिस्तान की कल्पना करके मोहम्मद अली जिन्ना सामने आए, तो धीरे धीरे मुस्लिम लीग का प्रभाव इस कदर ज्यादा हुआ कि नए सदस्य आने लगे। इनफैक्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये 3 स्टेट थे जहां पर मुस्लिम लीग की सदस्यता में 300% की वृद्धि देखी गई, और उससे पूरा वोट बैंक पोलराइज्ड हुआ। मौलाना आजाद हो गए या फिर उनके जैसे जो भी सेकुलर नेता थे वो दरकिनार हो गए। इनफैक्ट मुस्लिम लीग का कमांड हमेशा से पढ़े लिखे, उदारवादी, शहरी तबके के लोग, पत्रकार, शिक्षक, विचारक जैसे नेतृत्व के हाथ में था, वो कन्वर्ट होकर मुल्ला मौलवी के हाथ में आ गया। तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। अब यहां भी ऐसे हो रहा है कि 47 के बाद से मुस्लिम लीग जैसी कोई पार्टी नहीं थी भारत में। इनफैक्ट जमाते उलेमा हिंद या मदनी जैसे लोगों ने कहा कि हमें पार्टी की जरूरत नहीं है, मुस्लिम समाज के सामाजिक आर्थिक विकासों के ऊपर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब इस फीलिंग को दरकिनार करके खुद ओवैसी जैसी पार्टियों की सक्रियता ने नए समीकरणों को जन्म दिया। अब ओवैसी बिहार में जिस तरह इफेक्टिव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, बंगाल में भी होते दिख रहे हैं। इससे मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम मेंटेलिटी या मुस्लिम वोटिंग कल्चर पूर्णतः शिफ्ट होता जा रहा है। जिस तरह कभी 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने भारत की राजनीति को बदला था, ठीक वही बदलाव आज 2026 से 30 के बीच में राजनीति में यह बदलाव देखा जा रहा है। इट मीन्स ओवैसी फैक्टर इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को बदल सकता है। देन व्हाट अबाउट दीदी एंड अखिलेश बबुआ एंड राहुल बाबा, ये सबके वोट बैंक इफेक्टेड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। रीजनल पार्टियों का वोट बैंक मुस्लिम समूह से कितनी गहराई से जुड़ा है बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस का तो शुरू से वोट बैंक दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण छिटक गए, मुस्लिम छिटक रहे हैं, और दलित बसपा के साथ जुड़ गए। तो कांग्रेस का पतन तभी से शुरू हो गया। तो अब अगर ओवैसी फैक्टर और ज्यादा इफेक्टिव होता है तो भारत की पूरी राजनीतिक संस्कृति या मतदान की संस्कृति या वोटिंग मेंटेलिटी बदल सकते हैं, और पूरा का पूरा इलेक्शन के रिजल्ट का खेल बिगड़ सकता है। इट मींस ओवैसी फैक्टर सब वोटिंग सिस्टम को इफेक्टेड कर देगा। एक बात और बता दो ब्रो, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है ना, तभी तो वो 2014 से रोज मीडिया में हीरो बना है। अब बी टीम है या सी टीम है, इसके बारे में तो मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, अफवाह है, और अफवाहों का क्या है। लेकिन 2014 के बाद से सक्रिय राजनीति में जिस प्रकार मुस्लिम हितों को उठाते जा रहे ओवैसी और उनकी प्रभावकारी भूमिका हमारे सामने आ रही है, उससे निसंदेह लग रहा है कि भारत की राजनीति में मुस्लिम जनमानस की धारा को मोड़ने में ओवैसी काफी हद तक सफल होते जा रहे हैं। अब भविष्य में क्या होगा इसका कहना मुश्किल है, लेकिन इसका नुकसान अंततः मुस्लिम समाज को ही होगा। मुस्लिम समाज का नेतृत्व अगर पढ़े लिखे समुदाय या मध्यम वर्गीय, शिक्षक, पत्रकार, जो लोग भी हैं, उनके हाथों में रहता है, तो वो सोसाइटी के बेनिफिशियल से जुड़े हुए पॉलिसियों के ऊपर ध्यान देंगे। अगर ओवैसी जैसे नया नेतृत्व आता है तो वो आक्रामक बातें बोलेंगे, 15 मिनट वाली धमकी देंगे, और वो हमेशा वही स्टेटमेंट यूज करेंगे जो मुस्लिम पॉलिटिक्स की एक खास विशेषता मानी जाती है, धमकाना, डराना, या सड़क पर उतर करके, और भी कई तरह के फैक्टर हैं। तो मुस्लिम वोटिंग कल्चर को ओवैसी पूर्णतः प्रभावित करेंगे, और इसका नुकसान अपर क्लास के मुस्लिम को जबरदस्त होने वाला है। लोअर क्लास के मुस्लिम को ओवैसी की बातें, तलवारों की खनक या मर्दानगी या फिर धमकाने वाले अंदाज पसंद आ सकता है। डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़ो ना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि मुस्लिम पॉलिटिक्स की मेंटलिटी क्या होती है और कैसे वो किसी देश में एक्टिव रहता है। इट मींस ओवैसी भारत के हिस्ट्री को चेंज कर सकता है, वोटिंग कल्चर को भी बदल सकता है। डू यू एग्री? भविष्य में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। आखिर जिन्ना जैसे सेकुलर व्यक्ति ने भी भारत के 2 टुकड़े कराए ना, तो उसमें जिन्ना का उतना बड़ा रोल नहीं था जितना कि मुस्लिम पॉलिटिक्स और मुल्ला मौलवी की भूमिका थी।
तो ओवैसी को एक लीडर के रूप न देकर के भारत की मुस्लिम मेंटेलिटी के रूप में देखिए। इंडिया का वोटिंग कल्चर तो बदलने वाला है और बदल भी रहा है। भविष्य में बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये तो डिपेंड करता है कि आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में ओवैसी की भूमिका कैसे धीरे धीरे परिभाषित होने वाली है। लेकिन कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि भविष्य के जिन्ना बनने के राह पर ओवैसी तो सामने खड़ा है।